Hello students, today we are going to start the poem My Last Duchess. Line number 23. 20 लाइन हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट लाइन नंबर 23. Too easily impressed, she liked whatever she looked on and her looks went everywhere. Sir, it was all one. ड्यूक कहता है, ड्यूक एनवॉय को बताता है, जो संदेश वाहक है उसको बताता है कि टू इजीली इम्प्रेस्ड शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर. सर इट वॉज ऑल वन. वह कहता है कि उसका हृदय ऐसा था कि थोड़ी सी ही बात पर वह छोटी से छोटी बात पर भी मुस्कुरा देती थी और वह जो कुछ भी देखती थी उसी में उसे सुंदरता और खुशहाली दिखाई देती थी. हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, सर इट वॉज ऑल वन. जीवन का हर पहलू उसके लिए खुशहाली का प्रतीक था और उसे हर वस्तु में आनंद मिलता था. वह हर व्यक्ति के प्रति बहुत आसानी से आभार प्रकट कर देती थी. माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट. ड्यूक कहता है कि जब कभी मैं उसके प्रति दयावान होता था तो वह खुश हो जाती थी. द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और सूर्यास्त के समय के आकाश का सौंदर्य भी उसे बहुत अधिक प्रभावित करता था और वह बहुत खुश हो जाती थी. द वो ऑफ चेरीज, सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर. द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. जब कभी वह किसी फल वाले बगीचे को देखती तो वह प्रसन्न हो जाती थी और जब उस बगीचे में से कोई चापलूस करने वाला चेरी की डाली तोड़ करके उसके हाथ में दे देता तो वह उससे खुश हो जाती थी और मुस्कुराने लगती थी. द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, उसे घुड़सवारी का भी शौक था. सफ़ेद म्यूल पर, टट्टू पर, जिस पर वह सवार होती थी, वह उसे बहुत पसंद करती थी. वास्तव में ये सब चीज़ें उसे समान रूप से आनंद प्रदान करती थी. वह इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी शान और बहुत खुशी से महत्व की बातें करती थी और यदि वह नहीं भी बोलती थी तो भी जब वह इन चीज़ों को देखती और इनके पास से गुजरती तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी और उसके गालों पर हल्की लाली छा जाती थी. डचेज इनके प्रति थोड़ी सी दयालुता देखकर प्रसन्न हो जाती थी. शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड समहाउ, आई नो नॉट हाउ, एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old name with anybody's gift. Who would stop to blame this sort of trifling? ड्यूक कहता है कि जब वह व्यक्तियों को धन्यवाद देती थी उस समय वह उस बात पर उससे नाराज़ नहीं होता था, पर वह उससे किसी प्रकार से खुश भी नहीं होता था क्योंकि ड्यूक स्वयं इस प्रकार की प्रकृति वाला व्यक्ति नहीं था. वो कहता है एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट. वह कहता है मैंने उससे विवाह कर लिया, उसे डचेस बना लिया और मैंने उसे 900 वर्ष प्राचीन अपने श्रेष्ठ परिवार के शानदार इतिहास का नाम भी उसे दिया. ड्यूक का परिवार इटली के बहुत नोबल परिवारों में से एक बहुत प्राचीन परिवार था. जब डचेस लोगों को धन्यवाद देती थी और प्रकृति की सुंदर चीज़ों के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करती थी, जैसे सूर्यास्त की चेरी के गुच्छों की आदि की, तो ड्यूक को ऐसा लगता था कि वह इन्हें अपने पति के अमीर परिवार के समान ही महत्व दे रही हो. ड्यूक इटली की बहुत प्राचीन परिवार से संबंधित था. वह डचेस की इस बात को कोई
पर डचेस ने इस बात को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। ड्यूक का यह महत्व उसके लिए अन्य दूसरे उपहारों की भांति ही था जो दूसरे लोग उसे देते थे, और वह इस बात से नाराज ड्यूक इस बात से नाराज था कि वह उससे और उसके सेवकों से तथा अन्य दूसरे साधारण लोगों से एक ही तरीके से बात करती थी। वह चाहता था कि वह उसे धन्यवाद देते समय व्यक्तियों के महत्व के भेद को समझकर उन्हें धन्यवाद दे। Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that, and you disgust me. Here you miss or there exceed the mark, and if she let herself be lesson so, not plainly set her wits to yours. ड्यूक कहता है कि even had you skill in speech, which I have not. ड्यूक कहता है कि भाषण की कला में वह कुशल नहीं है, वह प्रभावपूर्ण तरीके से बात भी नहीं कर सकता, लेकिन वह यह बात स्पष्ट कर देता है कि इतना सब होते हुए भी उसके भाषण में यह कुशलता निहित रहती है। उसे उसके चरित्र की कुछ बातें और उसके तौर तरीके पसंद नहीं हैं। उसने उसे यह कभी नहीं बताया कि उसके इस प्रकार के आचार व्यवहार से उसके मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो रही हो। Just as this and that, in you disgust me, here you miss or there exceed the mark, and if she let herself be lesson so. वह नहीं समझ सकी कि कहाँ वह उसकी प्रशंसा करने में असफल रही और कहाँ वह उस चीज़ की आवश्यकता से अधिक सराहना कर जाती थी। वह इस बात को अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत समझता था कि वह उसे उसकी गलती बताए। यदि वह अपने द्वारा किए गए आचरण को सुधार भी लेती या उसके प्रति क्षमा याचना भी करती, तब भी मैं उसे क्षमा नहीं करता। मैं उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए बातें सिखाता, क्योंकि ऐसा करना उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। Nor plainly set her wits to yours forsooth and made excuse. Even then would be some stopping, and I choose never to stop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile. इसका मतलब होता कि वह उसे सुलह कर रहा है। इस प्रकार का समझौता उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। ड्यूक उस दूत से कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भी वह उसके पास से गुजरता था वह मुस्कुराती थी, पर उसकी यह मुस्कुराहट उस मुस्कुराहट से भिन्न नहीं होती थी जो वह अन्य सामान्य लोगों के प्रति दर्शाती थी, जिसे वह अभिमानी ड्यूक सहन नहीं कर सका। उस डचेस का यह उदार व्यवहार समय के साथ साथ और अधिक बढ़ता गया। इसके बाद this grew, I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands as if alive. इसके बाद ड्यूक ने चुपचाप आदेश देकर उसे मरवा दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी उस मुस्कुराहट का अंत हो गया जिसे वह व्यक्ति को दिया करती थी। There she stands as if alive. और देखो, There she stands, आज वह खड़ी है, as if alive, मानो जीवित हो। Will not please you rise, कृपया क्या तुम खड़े नहीं होगे क्या? We shall meet the company below then. हम दोनों साथ साथ नीचे की ओर चलते हैं। I repeat the count your master's non munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. वह पुनः दोहराता है कि जब वह काउंट की बेटी से विवाह करेगा तो अपने होने वाले ससुर से वह दहेज के रूप में क्या क्या चीज़ें लेगा। ड्यूक अपनी मांग चालाकीपूर्ण तरीके से बतलाता है। ड्यूक दूत से कहता है कि क्योंकि काउंट बहुत उदार व्यक्ति है, इस कारण दहेज के रूप में मैंने कुछ भी नहीं मांगा है। मैंने जो कुछ भी मांग की है। ड्यूक उस दूत से कहता है कि चूंकि काउंट बहुत ही उदार व्यक्ति है, इस कारण दहेज के रूप में मैंने जो कुछ भी मांग की है वह निश्चय ही पूरी हो जाएगी। वह इस बात को स्पष्ट रूप से समझा देता है ताकि उसे गलत न समझ लिया जाए। वह उस दूत को समझाता है कि इतना सब होते हुए भी उसका सर्वाधिक ध्यान और महत्व काउंट की सुंदर लड़की के प्रति ही है।
An example warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. Thou, his fair daughter, thou, his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, will shall go together down, sir. Notice Neptune, thou, taming a sea-horse, thought a rarity, which claws of Innsbruck cast in bronze for me. फिर वह दहेज की बात केवल काउंट की उदार भावना के कारण ही कह रहा है। जब वह नीचे की ओर जाता है तो उस दूत का ध्यान कांसे की बनी उस मूर्ति पर केंद्रित करता है और कहता है कि यह समुद्र के देवता नेपच्यून की मूर्ति है। वह उस दूत से कहता है कि समुद्र के देवता नेपच्यून का यह रूप, जिसमें वह एक समुद्री घोड़े को संभाल रहा है, बहुत अधिक दुर्लभ है। वह उसे यह भी बतलाता है कि यह कांसे की मूर्ति इंसब्रक के क्लॉज ने उसके लिए बनाई थी, ड्यूक के लिए बनाई थी। Okay, thank you.